हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कंप्लीट प्लांट वायरोलॉजी के रिवीजन के बारे में। ये जो हम रिवीजन ले रहे हैं ये पर्टिकुलर बुक प्लांट पैथोलॉजी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय मनोज कुमार यादव की बुक से हम इसका कंप्लीट रिवीजन देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्टिनस डब्ल्यू बेजरिंग। देखो इस पे यहाँ पर जो आंसर दिया गया है उसके अलावा भी जितने भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी हम साथ के साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो नो डाउट कि अगर आपने वायरोलॉजी को एक बार भी नहीं पढ़ा है या फिर आपको बहुत कम आती है वायरोलॉजी, तो अगर इस वीडियो को अगर आपने 2 बार देख लिया है तो आपकी ऑलमोस्ट वायरोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो डब्ल्यू बेजरिंग जो है उन्हें हम जानते हैं कि फाउंडर और फादर ऑफ वायरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। डब्ल्यू बेजरिंग ने ही वायरस टर्म दी थी। वायरस जो वर्ड है वो एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है पॉइजन या फिर वेनम। इसके अलावा बेजरिंग जो है उन्होंने वायरस का जो लिक्विड मटेरियल होता है उसे कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम कहा था, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मीनिंग होता है कंटेजियस लिविंग फ्लूइड। इसके अलावा जो पहला सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरियम था उसे भी बेजरिंग के द्वारा ही आइसोलेट किया गया था, जिसे आज के टाइम में डीसल्फोविब्रियो डीसल्फ्यूरिकेन्स के नाम से जाना जाता है। और एक और चीज़ की जो क्लोस्ट्रीडियम जिसे हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के रूप में जानते हैं, तो क्लोस्ट्रीडियम का कंप्लीट नेम है क्लोस्ट्रीडियम बेजरिंगी। तो ये जो बेजरिंगी नेम है ये बेजरिंग के नाम से पड़ा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु डेवलप द लोकल लेजन एसे एंड इन विच क्रॉप स्पीसीज। देखो पहली बात तो लोकल लेजन एसे होता क्या है। वायरस के को क्वांटिफाई करने का एक मेथड है लोकल लेजन एसे, जिसमें हम ये बता सकते हैं कि कितना इन्फेक्टिव मटेरियल वायरस का है तो वो पर्टिकुलर कितने नंबर ऑफ लेजन्स जो हैं किसी भी लीफ सरफेस के ऊपर क्रिएट कर सकता है। ये हम बोल सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन और डिटेक्शन का एक मेथड है लोकल लेजन एसे। लोकल लेजन एसिड को सबसे पहले होम्स ने 1929 के अंदर निकोटियाना ग्लूटिनोसा में टोबैको मोज़ेक वायरस के अगेंस्ट सबसे पहले यूज़ किया था। इसी के साथ जैसे लोकल लेजन ऐसे को हम डिटेक्ट करने के लिए वायरस को यूज़ करते हैं, इसी तरह और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे इंडिकेटर प्लांट्स है जिसका कॉन्सेप्ट के.एम. स्मिथ के द्वारा दिया गया था। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू डिटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है हु फर्स्ट क्रिस्टलाइज द वायरस। देखो वायरस के क्रिस्टलाइजेशन की बात करें तो हम सभी को पता है कि स्टेनले ने 1935 के अंदर वायरस को सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया था। और क्रिस्टलाइजेशन का क्या मतलब होता है? क्रिस्टलाइजेशन का बेसिक सा मतलब होता है कि उसको प्योरीफाई किया था, वायरस को प्योरीफाई किया था। अब इस चीज़ से हम ये बता सकते हैं कि वायरस जो है वो नॉन लिविंग है, क्योंकि लिविंग चीज़ों का प्योरीफिकेशन नहीं किया जा सकता। तो फर्स्ट क्रिस्टलाइज किया था टोबैको मोज़ेक वायरस को। कौन से पर्टिकुलर केमिकल में किया था? अमोनियम सल्फेट में किया था। और स्टेनले की एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि स्टेनले ने सबसे पहले कहा था कि वायरस जो है वो एक ऑटोकैटालिटिक प्रोटीन है। अब यहाँ से हमारे सामने 3 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आते हैं। स्टेनले ने कहा था कि वायरस जो है वो एक ऑटोकैटालिटिक प्रोटीन है। बाउडेन एंड पीरी नाम के साइंटिस्ट ने कहा था कि वायरस जो है वो एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। और जियरेड एंड श्रमन ने कहा था कि जो वायरस का न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट है वही इन्फेक्सियस है, ना कि प्रोटीन वाला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मेटल शेडोइंग एंड नेगेटिव स्टेनिंग वर डेवलप्ड बाय। देखो सबसे पहले तो मेटल शेडोइंग होती क्या है? ये भी पर्टिकुलरली एक माइक्रोस्कोपिक मेथड होता है वायरसेस या फिर बैक्टीरिया या फिर चीज़ों को आइडेंटिफाई करने का, लिविंग थिंग्स को आइडेंटिफिकेशन करने का, जो कि विलियम एंड वाइकॉफ के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है नेगेटिव स्टेनिंग। देखो नेगेटिव स्टेनिंग में क्या होता है, बेसिकली ये भी माइक्रोस्कोपिक मेथड है आइडेंटिफाई करने का, जिसमें क्या होगा कि जो पर्टिकुलर स्पेसिमेन रखा गया है माइक्रोस्कोप के नीचे, मान लो कि ये वायरस रखा गया है, तो इसके पीछे का जो पूरा बैकग्राउंड होगा उसको ब्लैक या डार्क कर दिया जाता है ताकि ये जो पर्टिकुलर वायरस होगा सिर्फ यही ईजिली अच्छे से अपीयर हो पाए। इसे हम बोलते हैं नेगेटिव स्टेनिंग, जो कि ब्रेनर एंड होर्ने ने 1959 के अंदर इंट्रोड्यूस की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन और लीफ डिप मेथड किसने दिया? लीफ डिप मेथड भी हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर यूज करते हैं। इसे ब्रेंडिस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन जो है, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है कि हम बेसिकली ग्रेविटी के बेसिस पे पार्टिकल्स को सेपरेट करने का काम करते हैं। तो ये ब्रेके नाम के साइंटिस्ट ने 1951 में दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द वायरस एंड वायरोइड। वायरस का हमें पता है बेजरिंग ने डिस्कवर किया था, टर्म भी उन्होंने ही दी थी। और वायरोइड जो है
उसकी सबसे पहले डिस्कवरी डायनर एंड रायमंड नाम के साइंटिस्ट ने 1971 में की थी। देखो 1971 के अंदर वायरॉइड की डिस्कवरी हुई थी और 1972 के अंदर स्पाइरोप्लाज्मा की डिस्कवरी हुई थी। स्पाइरोप्लाज्मा की डिस्कवरी कोन स्टंट डिजीज के अंदर की गई थी और ये डेविस एटाल नाम के साइंटिस्ट के द्वारा स्पाइरोप्लाज्मा की डिस्कवरी की गई थी। तो डायनर एंड रायमंड ने फर्स्ट वायरॉइड डिजीज की डिस्कवरी की, जो कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड था। तो फर्स्ट डिस्कवर किया गया पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर जो वायरॉइड था वो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड था। इसके अलावा वायरॉइड से क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे स्मॉलेस्ट वायरॉइड कौन सा है, तो कोकोनट कडंग कडंग जो वायरॉइड है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, क्योंकि उसमें ओनली 246 न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। वायरॉइड की स्पेशल बात यह है कि वायरॉइड के अंदर ओनली आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द साइंटिस्ट जिन्होंने क्रॉस प्रोटेक्शन और इंडिकेटर प्लांट्स दिए। देखो क्रॉस प्रोटेक्शन होता क्या है, आपको पता है कि जब कोरोना आया था तो कोरोना की वैक्सीन लगी थी। उस वैक्सीन में एक्चुअली क्या था, कोरोना का ही इनएक्टिव फॉर्म हम बोल सकते हैं, जो कि बॉडी में इंजेक्ट करवाया गया, जिसकी वजह से हमारी बॉडी एक्टिवेट हुई, उसमें एंटीबॉडीज बनना शुरू हुई उस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट। तो जब सीवियर स्ट्रेन जब उसका आया तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडीज बन जाएं, जिससे कि उसको प्रोटेक्शन मिले। यही सेम कॉन्सेप्ट है क्रॉस प्रोटेक्शन का, कि माइल्ड स्ट्रेन जो है किसी भी पर्टिकुलर सीवियर वायरस के माइल्ड स्ट्रेन को पहले इंजेक्ट करा देना। तो मैकनी नाम के साइंटिस्ट ने 1929 में क्रॉस प्रोटेक्शन का फिनोमेना दिया। इन्होंने इसकी डिस्कवरी तो पर्टिकुलर टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर की थी, लेकिन जो कमर्शियली इसको यूज़ किया गया था वो CTV यानी कि सिट्रस टिस्टिजा वायरस के अंदर यूज़ किया गया था। और क्रॉस प्रोटेक्शन को प्री इम्यूनाइजेशन टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि इंडिकेटर प्लांट्स हमने अभी डिस्कस किया था KM स्मिथ। जैसे कि हम इंडिकेटर प्लांट सिट्रस टिस्टिजा वायरस CTV के लिए पढ़ते हैं, कागजी लाइम जो है वो एक इंडिकेटर प्लांट की तरह काम करता है। तो KM स्मिथ ने 1931 के अंदर इसका कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी एंड एलिजा टेक्निक। देखो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या होती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जो है उसको यूज़ किया जाता है। और कोहलर एंड मिल्स्टीन ने 1975 के अंदर ये टेक्नोलॉजी दी थी। हाइब्रिडोमा इसलिए नाम दिया गया है इसको क्योंकि जो लास्ट में जो सेल बनती है वो हाइब्रिड होती है, इसीलिए इसको हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी नाम दिया गया। एलिजा स्टैंड करती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, जिसकी जो पर्टिकुलरली डिस्कवरी है वो वॉलर एटाल नाम के साइंटिस्ट ने 1976 में की थी। कभी कभी कहीं कहीं आपको क्लर्क एंड एडम्स नाम के साइंटिस्ट भी मिलेंगे, तो उन्होंने 1977 के अंदर इसको डिस्कवर किया था। तो आपको अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जाना है। नेक्स्ट है फाइटोप्लाज्मा और स्पाइरोप्लाज्मा को किसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया। तो देखो फाइटोप्लाज्मा जो है, फाइटोप्लाज्मा को पहले माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता था। फाइटोप्लाज्मा की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी डोई एटाल नाम के साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी मलबेरी ड्वार्फ डिजीज के अंदर, जबकि स्पाइरोप्लाज्मा की 1972 में डेविस एटाल ने की थी कोन स्टंट डिजीज के अंदर। अब 1971 के अंदर क्या हुआ था, हमारा वायरॉइड जो है उसकी डिस्कवरी हुई थी। नेक्स्ट है माइकोवायरस क्या है और उसको पहले किसने डिस्कवर किया। देखो माइकोवायरस, माइको का मतलब हमारा आता है फंगस से, तो फंगस पर अटैक करने वाले जो वायरसेस होंगे जो फंगल सेल के अंदर रेप्लिकेट करते होंगे उन्हें बोला जाएगा माइकोवायरसेस। इट मीन्स कि ये ऐसे वायरस हैं जो कि पर्टिकुलर फंगस के ऊपर ही अटैक करेंगे, तो अगर वो फंगस हार्म करती है प्लांट को तो हम इसे बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में यूज़ कर सकते हैं माइकोवायरसेस को। ध्यान देने वाली बात यह है कि माइकोवायरसेस का जो मेनली जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल स्टैंडर्ड RNA होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑलवेज नहीं होगा, कभी कभी डबल स्टैंडर्ड DNA भी माइकोवायरसेस में देखने को मिलता है, बट मोस्टली जो माइकोवायरसेस होते हैं उनमें डबल स्टैंडर्ड RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। माइकोवायरसेस की सबसे पहले डिस्कवरी होलिंग्स नाम के साइंटिस्ट ने 1948 में की थी और इन्होंने कल्टिवेटेड मशरूम एगरिकस बाइस्पोरस, जिससे कि एक्स डिजीज या फिर हम बोलते हैं सुगरी डिजीज जिससे होती है पर्टिकुलरली, उसके अंदर इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरिस्टेम टिप कल्चर। देखो मेरिस्टेम टिप कल्चर होता क्या है, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज़ होते हैं जो कि प्लांट की सेल के जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिवीजन हो रहा है एपेक्स सेल के ऊपर पाए जाते हैं। अब मेरिस्टेम जो टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पर हमेशा डिवीजन चल रहा होता है, सेल्स का डिवीजन चल रहा होता है, यहाँ पे सेल्स का डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ होता है, इसलिए जाइलम और फ्लोएम भी नहीं बने होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिप कल्चर जो है वहाँ पर जाइलम और फ्लोएम की एब्सेंस के कारण वहाँ पर वायरस जो है वो नहीं पहुँच पाता, इसीलिए वायरस फ्री प्लांट्स को प्रिपेयर करने के लिए मेरिस्टेम टिप कल्चर को इस्तेमाल किया जाता है, जिसको सबसे पहले यूज मॉरल मार्टिन नाम के साइंटिस्ट ने 1952 में किया था डहेलिया मोज़ेक वायरस को डहेलिया से इरेडिकेट करने के लिए। फिर आता है हमारा टेम्परेचर ट्रीटमेंट। देखो कसानीन, ये साइंटिस्ट दो बार आप पढ़ेंगे, एक तो टेम्परेचर ट्रीटमेंट
करके पोटैटो लीफ रोल वायरस को पोटैटो से रिमूव या इरेडिकेट करने का काम किया था। दूसरा किसानिन नाम के साइंटिस्ट ने सैटेलाइट वायरस का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था। नेक्स्ट है वायरोसोइड क्या है। देखो, अगर हमसे पूछा जाए एक क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नॉन लिविंग थिंग, है ना, तो हम बोलेंगे कि वायरोइड सबसे छोटा है, वायरस से भी छोटा है वायरोइड, क्योंकि उसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए पाया जाता है। बट वायरोसोइड जो होता है वो जेनेटिकली सिमिलर होता है कुछ कुछ वायरोइड के साथ, लेकिन वायरोइड के अंदर एनकैप्सिडेशन नहीं पाया जाता और वायरोसोइड के अंदर एनकैप्सिडेशन पाया जाता है। बस यही इसमें बेसिक डिफरेंस होता है। वायरोसोइड जो है उसे हैसेलॉफ एंड साइमोन्स ने ये टर्म दी थी, जबकि इसकी डिस्कवरी के बारे में पूछा जाए तो रेंडल सेटाल ने 1981 के अंदर इसकी डिस्कवरी की थी और 1982 में हैसेलॉफ एंड साइमोन्स के द्वारा ये टर्म दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डीएनए माइकोवायरसेस दैट वाज फाउंड टू इन्फेक्ट फंजाई। यही चीज़ वापस आ गई है, यहाँ पर पूछा है डीएनए माइकोवायरस। हमने अभी डिस्कस किया कि वैसे जनरली तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, लेकिन डीएनए भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोशीरम हाइपोवायरुलेंस एसोसिएटेड डीएनए वायरस फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कैप्सिड एंड वेक्टर। कैप्सिड हमें पता है जो प्रोटीन कोड जो कि वायरस के न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करके रखती है, और वेक्टर क्या होता है, दो सेंस में हम पढ़ सकते हैं वेक्टर, एक पैथोलॉजिकल सेंस में और एक बायोटेक्नोलॉजिकल सेंस में। पैथोलॉजिकल सेंस में जो पर्टिकुलर वायरस को ट्रांसमिट करेगा एक पर्टिकुलर हेल्दी होस्ट से नॉन हेल्दी होस्ट से हेल्दी होस्ट के अंदर, और बायोटेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वेक्टर क्या होगा, जो कि पर्टिकुलर डिजायरेबल जीन को प्लांट के अंदर इंसर्ट करवाने का काम करेगा। नेक्स्ट है एनवेलप्ड वायरसेस के एग्जांपल, तो रेहब्डोवायरस एंड टोस्पोवायरस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटेंट इन्फेक्शन को कैसे डिटेक्ट किया जाए। तो बहुत सारी मॉलिक्यूलर सीरोलॉजिकल टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से लेटेंट इन्फेक्शन को डिटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट आती है पैथोजन डिराइव्ड रेजिस्टेंस और हु डिमॉन्स्ट्रेट इट। देखो, पैथोजन डिराइव्ड रेजिस्टेंस जो हो गया उसका बेसिक सा मतलब हो गया कि आप कोट प्रोटीन जो मीडिएटेड जीन रेजिस्टेंस है उसकी बात कर रहे हो। तो पर्टिकुलरली बेचिस एट आल ने 1986 के अंदर इस कोट प्रोटीन मीडिएटेड जीन रेजिस्टेंस जो है उसको टोबैको मोज़ेक वायरस के अगेंस्ट दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्विजिशन एक्सेस पीरियड और इनोकुलेशन एक्सेस पीरियड। नाम ही इंडिकेट कर रहा है, एक्विजिशन का मतलब ये कितना टाइम लगा रहा है पर्टिकुलर वेक्टर एक्वायर करने में, और इनोकुलेशन का मतलब इनोकुलेट किसी हेल्दी होस्ट में इनोकुलेट करने में या ट्रांसमिट करने में कितना टाइम लगा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर्कुलेटिव एंड नॉन सर्कुलेटिव ट्रांसमिशन। देखो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर समझ लीजिए कि हम पर्टिकुलर यहाँ पर ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के जो वेक्टर्स होते हैं वो वायरसेस को किस मोड में ट्रांसमिट करते हैं। जैसे इसमें हम 3 तरीके की चीज़ें पढ़ते हैं। सबसे पहले परसिस्टेंट, सेमी परसिस्टेंट एंड नॉन परसिस्टेंट। तीनों तरीके के अलग अलग उनमें जो लेटेंट पीरियड होगा, अलग अलग टाइप का एक्विजिशन पीरियड हो सकता है, इसी आधार पर इनको क्लासीफाई किया गया है। सर्कुलेटिव का मतलब है कि जो पर्टिकुलर वेक्टर वायरस को अक्यूमुलेट कर रहा है वो उसकी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा, क्योंकि जैसे अगर हम नॉन परसिस्टेंट की बात करें तो उसके अंदर ओनली उसके जो माउथ पार्ट्स होते हैं वहीं तक ही वो वायरस रहता है, वो पूरी बॉडी में नहीं जा पाता है। जबकि नॉन सर्कुलेटिव में देखो यहाँ पर दे रखा है कि ये सिर्फ एक्सटर्नली एक्वायर करता है वायरस को, नॉन सर्कुलेटिव टाइप में। नेक्स्ट आता है सर्कुलेटिव और प्रोपेगेटिव वायरसेस के एग्जांपल। अब देखो, सर्कुलेटिव का तो हमने मीनिंग समझा कि वायरस जो है वो पूरे इंसेक्ट की बॉडी के अंदर मूव करेगा, सर्कुलेट करेगा, उसे सर्कुलेटिव बोलेंगे। प्रोपेगेटिव का यहाँ पर क्या मतलब है कि वो पर्टिकुलर वायरस जो है वो इंसेक्ट की बॉडी में ही रेप्लिकेशन करने का काम करने लग जाता है, अपनी प्रोजेनिस को बढ़ाने लग जाता है, उसे बोलेंगे प्रोपेगेटिव वायरस। तो प्रोपेगेटिव वायरसेस का एग्जाम्पल याद रखना बहुत नेसेसरी है। एक है लेट्यूस नेक्रोटिक येलो वायरस और दूसरा है वुंड ट्यूमर वायरस। ये दोनों ही एग्जाम्पल हैं प्रोपेगेटिव वायरसेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो अभी हमने डिस्कस किया, नॉन परसिस्टेंट, परसिस्टेंट और सेमी परसिस्टेंट। देखो, सेमी परसिस्टेंट को सिल्वेस्टर ने दिया था और बाकी दोनों जो है नॉन परसिस्टेंट और परसिस्टेंट उनको वॉटसन एंड रॉबर्ट्स के द्वारा 1939 के अंदर ये टर्म जो है वो दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज बाइमोडियल ट्रांसमिशन। देखो, हम बोलते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर वेक्टर के द्वारा किसी पर्टिकुलर वायरस को ट्रांसमिट किया जाएगा, या तो वो नॉन परसिस्टेंट तरीके से किया जाएगा, या तो वो सेमी परसिस्टेंट तरीके से, या तो वो परसिस्टेंट तरीके से। लेकिन कुछ ऐसी भी एफिड की स्पीसीज हैं जो कि किसी वायरस को 2 तरीके से ट्रांसमिट करती होंगी, नॉन परसिस्टेंटली भी करती हैं और सेमी परसिस्टेंटली भी करती हैं। इसका एग्जाम्पल है कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। तो कॉलीफ्लावर CAMV कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये दोनों तरीके से नॉन परसिस्टेंटली और सेमी परसिस्टेंटली ट्रांसमिट होती हैं, और इसी मैकेनिज्म को बाइमोडियल ट्रांसमिशन के नाम से जाना जाता है, जिसे सबसे पहले चेल्फेंट एंड चैपमान ने 1962 के अंदर दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी जिससे वायरस जो है वो एक्सटर्नली सीड ट्रांसमिशन हो कर सकता है। तो जो वायरस है वो हाईली स्टेबल होना चाहिए कि सीड के सरफेस के ऊपर रुका रहे एटलीस्ट वो, और पैक्यूलर स्ट्रक्चर होनी चाहिए फ्रूट की। नेक्स्ट क्वेश्चन वही नॉन परसिस्टेंट वायरस का एग्जांपल है कुकुम्बर मोजेक वायरस, और कुकुम्बर मोजेक वायरस यानी कि CMV जो है वो ट्राईपार्टाइट वायरस है। ट्राईपार्टाइट, टेट्रापार्टाइट या बाईपार्टाइट का क्या मतलब होता है कि पर्टिकुलर जो वायरसेस होते हैं, कुछ वायरसेस का जीनोम जो होता है वो स्प्लिटेड रहता है कुछ ग्रुप्स के अंदर, जैसे 2 पार्ट्स के अंदर अगर डिवाइडेड है तो हम उसे बोलेंगे बाईपार्टाइट, जैसे TMV है 4 के अंदर डिवाइडेड है तो उसे हम बोलेंगे टेट्रापार्टाइट। तो वैसे ही कुकुम्बर मोजेक वायरस जो है वो एक तो नॉन परसिस्टेंटली ट्रांसमिट होता है और दूसरा उसके अंदर ट्राईपार्टाइट जीनोम जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है परसिस्टेंट वायरस, पोटैटो लीफ रोल वायरस, और परसिस्टेंट प्रोपोगेटिव वुंड ट्यूमर वायरस और लेट्यूस नेक्रोटिक येलो वायरस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट DNA एंड RNA प्लांट वायरल जीनोम टू बी कंप्लीटली सीक्वेंस्ड। देखो, अगर हम DNA वायरस की बात करें तो कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस, जिसमें डबल स्ट्रैंडेड DNA एज ए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जिसकी डिस्कवरी शेफर्ड एटाल नाम के साइंटिस्ट ने की थी, लेकिन इसका कंप्लीट जीनोम सीक्वेंसिंग फ्रैंक एटाल नाम के साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी। सिमिलरली अगर हम RNA वायरस की बात करें तो सबसे पहला, चाहे माइक्रोस्कोप में देखने की बात हो, सबसे पहला जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो वायरस देखा गया था वो टोबैको मोजेक वायरस था। टोबैको मोजेक वायरस को ही कंप्लीट जीनोम सीक्वेंसिंग की गई थी गुलेट एटाल 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन और डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कंसंट्रेट करने के काम आता है और डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन वायरस की प्योरिटी को इंक्रीज करने के काम आता है। अगेन गिव एग्जांपल्स ऑफ स्प्लिट जीनोम। अभी हमने जो डिस्कस किया कि ट्राईपार्टाइट है या टेट्रापार्टाइट है, तो जैसे टोबैको रिटल वायरस है जो कि निमेटोड से ट्रांसमिट होता है लोंजिडोरस से, वही टोबैको रिटल वायरस जो है उसमें 2 कंपोनेंट्स यानी कि ये बाईपार्टाइट है, और अल्फा मोजेक वायरस जो 4 कंपोनेंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं यानी कि टेट्रापार्टाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नेट 2023 के अंदर भी पूछा गया था कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का क्या परसेंटेज प्रेजेंट होता है वायरसेस के अंदर। जनरली अगर हम एक रेंज की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड 5 to 40% प्रेजेंट होता है और प्रोटीन 60 to 95% होती है। बट अगर हम पर्टिकुलरली बात करें टोबैको मोजेक वायरस के रिगार्डिंग तो न्यूक्लिक एसिड 5% प्रेजेंट होता है और प्रोटीन जो है वो 95% प्रेजेंट होती है टोबैको मोजेक वायरस में। नेक्स्ट है कोड प्रोटीन के क्या फंक्शंस हैं, तो वही न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सिम्टम्स भी इसके द्वारा कोज किए जाते हैं। मूवमेंट इनसाइड द प्लांट, क्योंकि कुछ मूवमेंट प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। आपको पता हो तो वायरस जो है वो प्लांट के अंदर जो सेल टू सेल मूवमेंट करता है वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू करता है। अब प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो बहुत ज़्यादा साइज में छोटे होते हैं वायरस की साइज के कंपैरिजन में भी। तो फिर ऐसी क्या उनके अंदर स्पेशलिटी होती है वायरस के अंदर कि वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू मूव कर जाते हैं, तो उनकी मूवमेंट प्रोटीन की वजह से वो पर्टिकुलरली मूव कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वायरस जो है इनोकुलेटेड लीफ से बाहर आने में कितना टाइम लगाता है, तो 2 to 5 डेज, और ये लगभग 10⁵ to 10�7 वायरस पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे एक इन्फेक्टेड सेल के अंदर। नेक्स्ट आता है सेप ट्रांसमिशन। सेप ट्रांसमिशन का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल टोबैको मोजेक वायरस पढ़ते हैं और टोबैको मोजेक वायरस का मैकेनिकल ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है। इसके अलावा कुकुम्बर मोजेक वायरस जो कि नॉन परसिस्टेंटली ट्रांसमिट होता है, जो कि ट्राईपार्टाइट वायरस है और ये सेप ट्रांसमिशन से भी फैलता है। नेक्स्ट है कि लीफ होपर के द्वारा सेमी परसिस्टेंट मैनर में तो राइस टुंगरो वायरस को और मेज क्लोरोटिक ड्वार्फ वायरस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांट वायरसेस जो कि माइट के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, तो देखो माइट के थ्रू सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको व्हीट स्ट्रीक मोजेक वायरस का एग्जांपल याद रखना है जो कि माइट के थ्रू ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोयो वायरस और ट्राइको वायरस की 2 इंपॉर्टेंट स्पीसीज को। तो फोयो वायरस में एप्पल स्टेम पिटिंग, स्टेम पिटिंग का मतलब होता है बेसिकली जो बार्क होती है उसका रिमूवल हो जाना को ही हम स्टेम पिटिंग बोलते हैं। जैसे कि हम सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस जो पढ़ते हैं उसमें सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है वो होता ही है स्टेम पिटिंग, ठीक है। बाकी ट्राइको वायरस जो है उसमें एप्पल क्लोरोटिक लीफ स्पॉट वायरस आ जाएगा। साइटोरैप्डो वायरस एंड न्यूक्लियोरैप्डो वायरस। तो देखो एक तो सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट वायरस होता है वो होता है रैप्डो वायरस। नेक्स्ट है नेम द वायरसेस दैट मूव थ्रू जाइलम। जाइलम के थ्रू जो मूव करते हैं वायरसेस उनके एग्जांपल है लेट्यूस नेक्रोटिक येलो वायरस। लेट्यूस नेक्रोटिक येलो वायरस वही जो कि पर्टिकुलरली परसिस्टेंट प्रोपोगेटिव टाइप का एग्जांपल है, और पोटैटो मॉप टॉप वायरस जो कि पर्टिकुलरली फंगस से ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट है कि राइट द कॉजल एजेंट एंड वेक्टर ऑफ राइजोमेनिया डिजीज ऑफ शुगर बीट। राइजोमेनिया डिजीज ऑफ शुगर बीट जो है वो बीट नेक्रोटिक येलो वेन वायरस जो कि बेनी वायरसेस के अंदर कंसिडर होता है, इसे कोज किया जाता है। और इसका इंपॉर्टेंट क्योंकि देखो जो फंगस से पर्टिकुलर ट्रांसमिट या फंगस से ट्रांसमिट होने वाले जो वायरसेस होते हैं उनको हम सोइल बोर्न वायरसेस या सोइल बोर्न डिजीजेस के अंदर भी कंसिडर करते हैं, क्योंकि फंगस जो है वो तो नेचुरली सोइल के अंदर ही प्रेजेंट रहेगी
उसके अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन सोइल बोर्न वायरस या सोइल बोर्न वायरल डिजीज। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि वायरस कैसे सोइल बोर्न हो सकते हैं, वो उस सेंस में सोइल बोर्न होंगे कि उनके जो ट्रांसमिट कर रही है फंगस वो सोइल बोर्न है, जैसे कि राइजोमेनिया डिजीज ऑफ शुगर बीट्स, जिसे पॉलीमिक्सा फंगस के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस के लिए इंडिकेटर होस्ट मैक्सिकन लाइम या फिर इसे ही कागजी लाइम के नाम से भी जाना जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है सिट्रस ओरेंटिफोलिया। और इसको ट्रांसमिट करने वाला वेक्टर जो है वो ब्राउन सिट्रस एफिड है। आपको ये भी याद रखना है कि ब्राउन सिट्रस एफिड है, क्योंकि कभी कभार पूछ लिया जाता है कि ब्लैक एफिड, ब्राउन एफिड, उस हिसाब से, क्योंकि बनाना जैसे बनाना का जो बंची टॉप डिजीज़ है पर्टिकुलरली वायरल डिजीज़ है, जो कि पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा नाम के ब्लैक एफिड के द्वारा ट्रांसमिट होती है, और टॉक्सोप्टेरा सिट्रिसिडा जो है वो एक ब्राउन एफिड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कि राइट द कोजल एजेंट एंड वेक्टर ऑफ वेन नेक्रोसिस ऑफ फ्लोएम इन पोटैटो। तो वेन नेक्रोसिस जो है वो पोटैटो लीफ रोल वायरस की वजह से होता है, जो कि एफिड के द्वारा परसिस्टेंट मैनर में ट्रांसमिट किया जाता है। कुकुमा वायरस के एग्जाम्पल देखें तो कुकुम्बर मोजेक वायरस इसकी सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। इसके अलावा टोमेटो एस्पेर्मी वायरस एंड पीनट स्टंट वायरस भी इसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं। अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे कि लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट प्लांट वायरस कौन सा है। लार्जेस्ट प्लांट वायरस की बात करेंगे तो रेब्डो वायरस, जिसकी साइज लगभग 200 से 500 इंटू 50 टू 95 नैनोमीटर होती है, जबकि लॉन्गेस्ट जो है वो सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस है, जिसकी साइज 2000 इंटू 12 नैनोमीटर होती है। इसी के साथ टीएमवी जो टोबैको मोजेक वायरस है उसकी साइज पूछी जाती है, जिसकी साइज 300 इंटू 18 नैनोमीटर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी राइस की डिजीज जो कि टिलर्स की जो संख्या है या नंबर्स हैं वो ज़्यादा होंगे और किसमें कम होंगे। तो वायरल डिजीज़ जिसमें कि लेस नंबर ऑफ टिलर्स होंगे वो राइस स्ट्राइप वायरस की वजह से होंगे, और जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ टिलर्स होंगे वो राइस ग्रासी स्टंट वायरस की वजह से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द जीनस दैट शोज दैट ट्रांसवोरियल ट्रांसमिशन। ट्रांसवोरियल ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि पर्टिकुलरली एक जनरेशन से सेकेंड जनरेशन के अंदर जो ट्रांसमिशन देखने को मिले। तो बेसिकली फाइटोरियो वायरस और टेन्यूई वायरस जो है उनमें ट्रांसवोरियल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। नेम द स्मॉलेस्ट नॉन वायरोइड। स्मॉलेस्ट नॉन वायरोइड की हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कोकोनट कडंग वायरोइड जो है वायरोइड जिनमें ओनली न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है और वो भी हमेशा आरएनए होगा। और कोकोनट कडंग वायरोइड जो कि सबसे स्मॉलेस्ट है उसमें 246 न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर वायरस ट्रांसमिशन। सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि सबसे पहला जो पर्सन था जिसने बोला कि बडिंग और ग्राफ्टिंग के थ्रू भी वायरस का ट्रांसमिशन हो सकता है वो E.F. स्मिथ थे। और वायरस के ट्रांसमिशन ग्राफ्टिंग मोस्ट कॉमनली कौन सी ग्राफ्टिंग के थ्रू होती है, तो वेज ग्राफ्टिंग के थ्रू होती है। नेक्स्ट है कि कौन से वायरस जीन्स के इन्फेक्शन को जनरली रिकवर किया जा सकता है, तो नेपो वायरसेस। नेक्स्ट हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। तो यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे जो जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें आपको पता है कि वायरसेस जो होते हैं वो बैक्टीरिया से भी सिंपल होते हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, और बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी इनको इजीली फिल्टर किया जा सकता है, जो कि वैनोवेस्की ने किया भी था। तो देखो सबसे पहला तो ये एसेलुलर होते हैं, इनमें कोई सेल नहीं होती है, इनमें राइबोसोम नहीं होती है, कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होती है, यानी कि ये मेटाबॉलिक पैरासाइट्स होते हैं हम कह सकते हैं, या फिर इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हो सकते हैं। अब देखो दो टर्म आती है यहाँ पर, एक वायरस एक वायरोन। वायरस जो है वो इन्फेक्टिव मटीरियल को कहा जाता है कि जब सेल के अंदर वायरस चला गया है तो हम उसको वायरस बोलेंगे, जबकि अगर वो एक्स्ट्रा सेलुलर है, सेल के बाहर है, तो हम उसे वायरोन टर्म देते हैं। इसके अलावा ये ऑब्लिगेट, देखो जहाँ जैसे कि यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि ये ऑब्लिगेट क्या है, इंट्रासेलुलर पैरासाइट हैं, जो कि ओनली लिविंग होस्ट के अंदर ही रेप्लिकेट करवाते हैं, होस्ट स्पेसिफिसिटी दिखाते हैं, ट्रांसमिशन अलग अलग मेथड्स के थ्रू हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्टोग्राम, जिससे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत कम हैं। बहुत कम इसलिए हैं क्योंकि क्रिप्टोग्राम को 90s के ज़माने में यूज़ किया जाता था। क्रिप्टोग्राम का बेसिक सा मतलब होता है कि एक शॉर्ट कंसाइज इन्फॉर्मेशन देना किसी भी पर्टिकुलर वायरस की प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग। अभी प्रेजेंट टाइम में क्रिप्टोग्राम्स को यूज़ नहीं किया जाता है। क्रिप्टोग्राम को गिब्स एट आल ने 1966 के अंदर दिया था। अभी एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे ये एक पर्टिकुलर वायरस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता है। जैसे एग्जांपल है TMV का, इसके क्रिप्टोग्रामिक फॉर्म में हम इस तरीके से लिखेंगे R/1, 2/5, E/E, S/O। फर्स्ट जो टर्म है R, ये जेनेटिक मटीरियल को बताती है, यानी कि TMV के अंदर R4 RNA, और 1 का मतलब हो गया सिंगल स्ट्रैंडेड, और अगर यहाँ पर 2 होता तो इसका मतलब होता डबल स्ट्रैंडेड। सेकेंड टर्म 2/5 बताती है मॉलिकुलर वेट, जो 2 है वो मॉलिकुलर वेट बताता है मिलियंस पर परसेंटेज में, और न्यूक्लिक एसिड इन इन्फेक्टिव पार्टिकल।
और जो थर्ड पर्टिकुलर टर्म आती है E/E, वो आउटलाइन बताती है या हम बोल सकते हैं शेप बताती है किसी भी पर्टिकुलर वायरस की। एंड नेक्स्ट S/O, जो ट्रांसमिशन है वो किस तरीके से हो रहा है, कौन से होस्ट को इन्फेक्ट किया है और होस्ट को इन्फेक्ट करने के बाद में कौन से टाइप ऑफ वेक्टर से ये ट्रांसमिट हो रहा है, ये सारी चीज़ें बताता है। इसी सीक्वेंस के अंदर बताता है क्रिप्टोग्राम, जिसे करंटली प्रेजेंट टाइम में यूज़ नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट है टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे पहले डिस्कवरी इस वायरस की गई थी। सबसे ज़्यादा स्टडीज़ जो हैं वो इस वायरस के अंदर हैं, चाहे वो लोकल लेजन ऐसे से लेकर क्रॉस प्रोटेक्शन ऐसे लेकर बहुत सारी नंबर ऑफ स्टडीज़ हैं जो कि टोबैको मोज़ेक वायरस के ऊपर की गई हैं। तो टोबैको मोज़ेक वायरस, पहली बात तो इसकी शेप जो होती है वो ये रोड शेप का होता है। जब हम इसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये रोड शेप का दिखेगा। पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ये रखता है। स्पेशली टोबैको की जो स्पीसीज़ हैं उनको इफेक्ट करता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ टोबैको को ही, जैसे टोमेटो वगैरह को भी इन्फेक्ट करने का काम करता है टोबैको मोज़ेक वायरस। TMV जो है वो टोबैमो वायरस के अंदर आता है। रोड शेप का वायरस पार्टिकल है, यानी कि वायरोन हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी हम एक्स्ट्रा सेलुलर की बात कर रहे हैं। और 300x15 या 300x18 नैनोमीटर जो है वो इसकी साइज़ देखने को मिलती है। इसमें लगभग 6.4 किलो बेस पेयर का जो पर्टिकुलर जीनोम है, 2130 कॉपीज़ होती हैं कोड प्रोटीन की, और 6400 जो है न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इसके अलावा जो TMV पार्टिकल है इसमें लगभग 130 हेलिक्स टर्न्स पाए जाते हैं। TMV जो है वो परसिस्टेंट वायरस है, यानी कि परसिस्टेंट तरीके से ट्रांसमिट होता है, और इसको डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़, मैकेनिकल ट्रांसमिशन, सेप ट्रांसमिशन, इन सब से भी ये ट्रांसमिट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन इन विट्रो प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रूड शेप। तो बेसिकली इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें या क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना नहीं रहती है। बेसिकली क्या होता है, क्रूड शेप का मतलब हो गया कि जो इन्फेक्टिव जो शेप वाला मटेरियल है वायरस का, उसे बोलेंगे। इसको डिटेक्ट करने के लिए या स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, पहला है थर्मल इनएक्टिवेशन पॉइंट। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्टली वायरसेस के लिए थर्मल इनएक्टिवेशन पॉइंट क्या होता है, ये, और TMV के लिए थर्मल इनएक्टिवेशन पॉइंट कौन सा है। तो देखो पर्टिकुलरली होता क्या है, थर्मल इनएक्टिवेशन का मतलब ही क्या हुआ कि कितने टेम्परेचर के ऊपर उस पर्टिकुलर वायरस को डेड किया जा सकता है, उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो लोवेस्ट टेम्परेचर जो कि रिक्वायर्ड होता है किसी भी वायरस की कंप्लीट इनएक्टिवेशन के लिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलेंगे थर्मल इनएक्टिवेशन पॉइंट। मोस्ट ऑफ द वायरसेस के लिए 55 to 70 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन TMV के लिए ये 90 या फिर आपको किसी जैसे GN एग्रियोस की बुक है उसमें 93 डिग्री सेल्सियस इसको मेंशन कर रखा है, तो ये 93 या फिर 90 अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस आपको इसमें जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्जिटिविटी इन विट्रो। लॉन्जिटिविटी इन विट्रो का मतलब है कि एक पर्टिकुलर कितने टाइम तक वायरस जो है उसकी लॉन्जिटिविटी रह सकती है, वो कितने टाइम तक इन्फेक्टिव रह सकता है। तो एक स्टडी की गई थी पर्टिकुलर अमेरिका में, वहाँ पर देखा गया कि टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वो 20 to 22 डिग्री सेल्सियस यानी कि रूम टेम्परेचर पे लगभग 12 साल के लिए इन्फेक्टिव रह सकता है। नेक्स्ट है डाइल्यूशन एंड पॉइंट, जिसे हम शॉर्ट में DEP के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है कि हम कितने हाईएस्ट डाइल्यूशन करते जाएंगे, हम कितने हाईएस्ट डाइल्यूशंस करते जाएंगे कि लास्ट वाले डाइल्यूशन में भी वो इस इन्फेक्शियस रहे वो पर्टिकुलर वायरस पार्टिकल। तो स्टिल इन्फेक्शिएशन कितने हाईएस्ट डाइल्यूशंस होंगे, तो TMV के लिए 10⁻⁻⁻⁶। नेक्स्ट आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन वायरोइड। देखो, वायरोइड को हमने डिस्कस किया कि 1971 के अंदर डिस्कवर किया गया था। सबसे पहला डिस्कवर किया गया वायरोइड जो था वो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरोइड था। और अगर हम इंडिया के अंदर बात करें तो पर्टिकुलर टोमेटो बंची टॉप जो है वो वायरोइड सबसे पहले डिस्कवर किया गया था इंडिया के अंदर। वायरोइड जो होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, सर्कुलर नॉन कोडिंग RNAs जो कि इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को। अब ध्यान रहे कि वायरोइड जो है वो ओनली प्लांट को ही इन्फेक्ट करते हैं, अभी तक एनिमल्स या ह्यूमंस के अंदर किसी भी वायरोइड को डिस्कवर नहीं किया गया है। इनकी जीनोम साइज लगभग 246 जो कि कोकोनट कड़ंग वायरोइड की होती है से 399 न्यूक्लियोटाइड तक हो सकती है। ये किसी भी प्रोटीन कोट के अंदर एनक्लोज नहीं होते हैं, इनकी होस्ट रेंज काफ़ी कम होती है और लगभग ओनली 40 to 44 स्पीसीज होती हैं वायरोइड्स की जो अभी तक जानी पहचानी गई हैं कि ये पर्टिकुलर डिजीज़ करती हैं, जिसमें मेजर इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कोकोनट कड़ंग, सिट्रस एक्सोकॉर्टिस, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरोइड। अब देखो, वायरोइड जो है उनको दो फैमिलीज़ के अंदर क्लासीफाई किया जाता है, एसेनविरिडी एंड पोस्पोविरिडी। बेसिकली एसेनविरिडी के अंदर एवोकाडो सनब्लोच वायरोइड आता है और पोस्पोविरिडी के अंदर पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरोइड आता है। इतना याद करना
हमारे लिए सफिशिएंट होगा। और बेसिकली एक हम देख सकते हैं कि जो एसिन विरिडी होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर रेप्लिकेट करते हैं और जो पोस्पोविरिडी होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। इसके अलावा जब हम वायरस के मल्टीप्लिकेशन या रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो उनको आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि वायरोइड्स के केस में अगर हम बात करें तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट आता है वायरस और वायरोन के अंदर क्या डिफरेंस है। तो हमने अभी डिस्कस किया वायरस और वायरोन क्या होते हैं। वायरसेस जेनेटिक मटेरियल हैं जो कि इंट्रासेलुलर होते हैं और वायरोन्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस और वायरोइड के अंदर, तो हमने डिस्कस कर लिया। बेजरिंक ने इसकी डिस्कवरी की थी, इसकी डाइनर ने की, टीओ डाइनर ने की थी। ये सारे ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है, वायरोइड ओनली प्लांट्स को अफेक्ट करता है। प्रोटीन कोड वायरस में प्रेजेंट होता है, वायरोइड में एब्सेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए दोनों में से कोई भी एक होगा वायरस के अंदर, जबकि वायरोइड्स के अंदर ये हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। इसके अलावा जीनोम साइज वायरस की ज़्यादा होती है और पर्टिकुलरली वायरोइड को जो जीनोम साइज होती है वो छोटी होती है। वायरसेस की शेप रोड या स्फेरिकल हो सकती है, जबकि वायरोइड जो है वो सर्कुलर शेप के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फाइटोप्लाज्मा क्या है। तो हमने पहले ही डिस्कस किया कि फाइटोप्लाज्मा जो है उसको पहले माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता था। इसकी डिस्कवरी डोई एट अल नाम के साइंटिस्ट ने 1967 में की थी। इसी के साथ आप पढ़ेंगे स्पाइरोप्लाज्मा, जिसकी डिस्कवरी 1972 में डेविस एट अल नाम के साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी। पर्टिकुलरली ये फाइटोप्लाज्मा जो नेम है जो कि माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म से चेंज हुआ था। इसके अलावा जो मेनली जो फाइटोप्लाज्मा होते हैं वो मेनली लीफ होपर के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं, क्योंकि फाइटोप्लाज्मा इज नोन टू बी प्रेजेंट इन द जाइलम एंड फ्लोएम पोर्शन। तो लीफ होपर्स के द्वारा ये जनरली ट्रांसमिट होते हैं, लेकिन प्लांट होपर्स और साइलाइड जिन्हें जंपिंग प्लांट के नाम से जाना जाता है उनके थ्रू भी, और ये परसिस्टेंट प्रोपोगेटिव मैनर के अंदर ही ट्रांसमिट होते हैं। फाइटोप्लाज्मा का सीड से ट्रांसमिशन देखने को अभी तक नहीं मिला है। फाइटोप्लाज्मा में जीसी रेशियो कम होता है, लगभग 23%, और ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में मोस्टली प्रिवलेंट रहते हैं। अब देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है, नेट 2023 के अंदर भी ये पूछा गया था कि फाइटोप्लाज्मा को स्टेन करने के लिए हम कौन से स्टेन को यूज करते हैं। तो फाइटोप्लाज्मा के लिए पर्टिकुलरली डापी स्टेन जो है उसको पर्टिकुलरली यूज किया गया है। डापी स्टेन जो कि स्टेन करता है 4,6 डाइएमाइनो 2 फिनाइल इंडोल के नाम से। तो डापी या फिर डाइन स्टेन जो है वो फाइटोप्लाज्मा की स्टेनिंग के लिए यूज किया जाता है। फाइटोप्लाज्मा से होने वाले डिजीजेस के लाइक एग्जांपल है कोकोनट लीथल येलोइंग, पीच एक्स डिजीज, ग्रेप वाइन येलोज एंड एप्पल प्रोलिफरेशन। नेक्स्ट आता है फाइटोप्लाज्मा और स्पाइरोप्लाज्मा के अंदर डिफरेंस। तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जो आपको याद रहने चाहिए। पहला, फाइटोप्लाज्मा जो होते हैं वो नॉन हेलिकल होते हैं, यानी कि प्लियोमॉर्फिक होंगे, और स्पाइरोप्लाज्मा जो होते हैं वो हेलिकल होते हैं। फाइटोप्लाज्मा को हम कल्चर नहीं कर सकते हैं, स्पाइरोप्लाज्मा को कल्चर किया जा सकता है, और जब हम इसके कल्चर करेंगे तो जो कॉलोनीज हैं वो फ्राइड एग टाइप की कॉलोनीज जो है होंगी वो अपीयर होंगी। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, नॉन हेलिकल शेप में होते हैं फाइटोप्लाज्मा और हेलिकल शेप में होते हैं स्पाइरोप्लाज्मा। फाइटोप्लाज्मा को नहीं किया जा सकता है कल्चर, और स्पाइरोप्लाज्मा को अगर कल्चर करेंगे तो फ्राइड एग अपीयरेंस कल्चर मीडिया का दिखेगा। नेक्स्ट आता है फाइटोप्लाज्मा और वायरोइड के बीच में डिफरेंस को। तो फाइटोप्लाज्मा डोई एट अल ने ये सारे जो हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो फाइटोप्लाज्मा होते हैं वो टेट्रासाइक्लिन के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी कि टेट्रासाइक्लिन से उनको कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन जो है वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पर्टिकुलरली एक्ट करती है, जबकि पेनिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस होते हैं, क्योंकि पेनिसिलिन जो होती है वो सेल वॉल के ऊपर एक्ट करती है, और क्योंकि फाइटोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, इसीलिए इसको प्लियोमॉर्फिक बोला जाता है। प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है बहुरूपी, यानी कि जो अपने आप को एक शेप से दूसरी शेप के अंदर चेंज कर पाएं, और क्योंकि सेल वॉल नहीं है, कोई रिजिडिटी नहीं है वहां पर, तो सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से इजीली एक पर्टिकुलर शेप से दूसरी शेप के अंदर ये कन्वर्ट हो सकते हैं, इसीलिए इनको प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वायरस, वायरोइड, फाइटोप्लाज्मा और स्पाइरोप्लाज्मा के अंदर जो पर्टिकुलर डिफरेंस है। तो इनकी वायरस बेजरिंक ने डिस्कवरी की थी, वायरोइड की डाइनर एंड राइमर ने की थी, या फिर वायरोइड्स को आप ध्यान रखना कि ये तो डाइनर एंड राइमर ने तो नाम दिया था ओनली इनको, रेंडल सेटाल ने वायरोसोइड की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट आता है फाइटोप्लाज्मा, डोई एट अल ने डिस्कवरी की थी, स्पाइरोप्लाज्मा की डेविस एट अल ने। इसके अलावा कल्चर मीडिया के ऊपर कल्चर करना किसको पॉसिबल है, स्पाइरोप्लाज्मा को किया जा सकता है, बाकी वायरस, वायरोइड और फाइटोप्लाज्मा को कल्चर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है एमएलओज और आरएलओज। देखो माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म तो अब क्या हो गए हैं, फाइटोप्लाज्मा हो गए हैं, तो हम वही फाइटोप्लाज्मा की चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और रिकेट्सिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि विंडसर एंड ब्लैक ने इनको रिपोर्ट किया था क्लोवर क्लब डिजीज में, जो कि बेसिकली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, और इनको भी कल्चर किया जा सकता है। ये टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन दोनों के लिए ही सेंसिटिव होते हैं, और ये फ्लोएम और जाइलम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये प्लियोमॉर्फिक भी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये वॉल्ड प्रोकैरियोट्स के अंदर कंसीडर किए जाते हैं रिकेट्सिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और जैसे इनका एग्जांपल है सिट्रस ग्रीनिंग, और पियर्स डिजीज ऑफ ग्रेप वाइन जो है वो किसकी वजह से होती है, आरएलओज की वजह से होती है।
नेक्स्ट आता है वायरोइड और वायरोसोइड, बस एक एनकैप्सुलेशन का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। डाइनर एंड रेमंड ने वायरोइड की डिस्कवरी की थी, हैसेलहोफ एंड साइमंस ने 1982 में तो इनकी वायरोसोइड को नाम दिया था, और रेंडल्स ने इनकी डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंस बिटवीन नॉन परसिस्टेंट, परसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट प्रोपोगेटिव ट्रांसमिशन। तो देखो नॉन परसिस्टेंट और इनमें आपको सबसे पहले तो एक्विजिशन पीरियड का पता होना चाहिए, दूसरा इनके रिटेंशन पीरियड का पता होना चाहिए। एक्विजिशन पीरियड का मतलब होता है कि कितना टाइम लगा रहे हैं कोई भी पर्टिकुलर जो इंसेक्ट है वो वायरस इन्फेक्टेड प्लांट से वायरस को एक्वायर करने में कितना टाइम लगा रहा है, उसे एक्विजिशन पीरियड बोला जाएगा। तो नॉन परसिस्टेंट में बहुत कम सेकंड से मिनट्स के फॉर्म में होता है, परसिस्टेंट में कुछ आवर्स का होता है, और परसिस्टेंट प्रोपोगेटिव में भी कुछ आवर्स का होता है। रिटेंशन पीरियड की कितनी देर तक उस पर्टिकुलर वायरस को अपनी बॉडी में रख सकते हैं, तो मिनिमम कुछ मिनट से कुछ आवर नॉन परसिस्टेंट में, कुछ दिनों में परसिस्टेंट में, और कुछ दिनों से लेकर पूरी लाइफ में परसिस्टेंट प्रोपोगेटिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जेमिनी विरिडी। देखो जेमिनी विरिडी जो है पर्टिकुलरली वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है पर्टिकुलर वायरसेस की। क्यों? क्योंकि जेमिनी, देखो जेमिनी शब्द का मतलब होता है ट्विन, यानी कि दो। क्यों? तो जो जेमिनी विरिडी होते हैं ये अपने आप में दो जीनोम रखते हैं, जिसे हम टाइप ए एंड बी नाम दे सकते हैं। जेमिनी विरिडी इसीलिए बोला जाता है ट्विन पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो एक तो ये इनकी ये स्पेशलिटी हुई। दूसरा जेमिनी विरिडी जो के जो जेनेरा हैं उनके अंदर पर्टिकुलरली सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। इसके 4 तरीके के आपको पर्टिकुलर जेनेरा याद रखने हैं। पहला मास्टेरो वायरस जो मेज स्ट्रीक वायरस जिसके अंदर आता है। सेकंड कल्टो वायरस जिसमें बीट कर्ली टॉप वायरस आता है। बेगोमो वायरस काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें बीन गोल्डन मोजेक वायरस आता है और जो कि बाईपार्टाइट जीनोम का एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट आता है टोपोक्यू वायरस जिसमें टोमेटो शुडो कर्ली टॉप वायरस आता है। नेक्स्ट आता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कैप स्नेचिंग। बेसिकली ये एक सेलुलर एमआरएनए की प्रोसेस है जिसमें कि एमआरएनए को क्लीव कर दिया जाता है 5 डेज कैप से। इस पर्टिकुलर कैप स्नेचिंग के लिए वायरस जो है उनको आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से बाइंड करके एंड देन होस्ट के एमआरएनए को क्लीव कर दिया जाता है 5 डेज टर्मिनल पे। कैप स्नेचिंग बेसिकली नेगेटिव स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस के लिए होती है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरसेस वगैरह हो गए, या फिर हम बोलें कि वायरसेस की ऐसी फैमिली जिसमें बनी विरिडी और टेन्यूई वायरस आते हैं उनमें कैप स्नेचिंग को यूज़ किया जाता है। आपके लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि जो कैप स्नेचिंग की प्रोसेस होती है वो पर्टिकुलर वायरस की फैमिली बनी विरिडी एंड टेन्यू वायरसेस के अंदर प्रेजेंट होती है। और टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वायरस है क्योंकि टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस जो है वो एक तो थ्रिप्स से ट्रांसमिट होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले कैप स्नेचिंग जो है इसको इन्वेस्टिगेट किया गया था। नेक्स्ट आता है, देखो नेक्स्ट टर्म आ गई है सोइल बोर्न वायरसेस। अब आप सोचेंगे कि सोइल बोर्न वायरसेस क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर वायरसेस जो कि किसी फंगस या किसी निमेटोड से ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो निमेटोड या फंगस तो पर्टिकुलर सोइल में ही है, तो इसी बेसिस पर उसको सोइल बोर्न वायरसेस नाम दिया गया है। फर्स्टली मेयर नाम के साइंटिस्ट ने 1886 के अंदर प्रपोज किया था कि जो वायरस होते हैं वो पर्टिकुलरली सोइल्स के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। और हैविट एटाल ने 1958 में डिस्कवर किया कि एक्टोपैरासाइट निमेटोड जिम्फिनिमा इंडेक्स ट्रांसमिट करता है सोइल बोर्न फेन लीफ वायरस ऑफ ग्रेप वाइन को। तो आपको ये इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइंटिस्ट ने निमेटोड के थ्रू वायरस का ट्रांसमिशन बताया था, तो हैविट एटाल ने बताया था। अलग अलग वेक्टर्स हो सकते हैं, जैसे एक्टोपैरासाइट हो सकते हैं, काइटिड, जैसे हमने टोबैको रेटल वायरस की डिस्कवरी की थी। और कौन कौन कर सकता है, तो जैसे फंगस में हम 3 फंगस पढ़ते हैं, ऑल्पीडियम, पॉलीमेक्सा और स्पॉन्जोस्पोरा। इसके अलावा जो पर्टिकुलर पार्टिकल शेप होती है वो आइसोमेट्रिक रोड शेप हो सकती है डिफरेंट वायरसेस की। और सोइल बोर्न वायरसेस को कंट्रोल करने का 2-3 इंपॉर्टेंट केमिकल्स अप्लाई करो सोइल में जो ट्रांसमिशन वेक्टर हैं। देखो वायरस के केस में अगर हम बात करेंगे मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज की, तो उनके लिए मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी एक ही हो सकती है। आप पहले वायरस से किस पर्टिकुलर वेक्टर से ट्रांसमिट हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करो और उस वेक्टर को खत्म करो, क्योंकि वायरस को खत्म करना पॉसिबल ही नहीं है। तो सोइल बोर्न वायरसेस के लिए रेजिस्टेंट वेराइटीज़ यूज़ करो, क्रॉप रोटेशन यूज़ करो, और सोइल में केमिकल्स को इस्तेमाल करो कि, और केमिकल्स किसके अगेंस्ट? वायरस के अगेंस्ट नहीं, जिस वेक्टर से वो ट्रांसमिट हो रही हैं उसके अगेंस्ट। नेक्स्ट आता है सैटेलाइट वायरस के ऊपर शॉर्ट नोट। तो सैटेलाइट वायरस जो है उसकी डिस्कवरी किसानिन नाम के साइंटिस्ट ने 1962 में की थी। और फर्स्ट जो सैटेलाइट वायरस जिसे रिपोर्ट किया गया था वो था टोबैको नेक्रोसिस वायरस TNV। देखो सैटेलाइट वायरस क्या होते हैं? बेसिकली ये ऐसे वायरस होते हैं जिनको रेप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए एक अनोदर हेल्पर वायरस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये अपनी जो प्रोटीन है उसको खुद कोड कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली बस मल्टीप्लिकेशन के लिए इस हेल्पर वायरस के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। स्मॉलेस्ट नॉन वायरसेस होते हैं, मोस्टली प्लांट वायरसेस जो होते हैं कुछ ही एनिमल्स के अंदर देखने को मिलेंगे सैटेलाइट वायरस। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है टोबैको मोजेक सैटेलाइट वायरस और सैटेलाइट नेक्रोसिस वायरस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैटेलाइट आरएनए, वही सेम सैटेलाइट आरएनए में भी ये पर्टिकुलर ऐसे सब वायरल एजेंट होते हैं जो कि अपनी कोड प्रोटीन को कोड नहीं कर पाते हैं, एनकैप्सिडेशन और रेप्लिकेशन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे कार्ना 5 जो है वो कुकुम्बर मोजेक वायरस, तो आप याद रख सकते हैं सैटेलाइट आरएनए किसमें होगा, कुकुम्बर मोजेक वायरस में, वही कुकुम्बर मोजेक वायरस जिसमें ट्राईपार्टाइट जीनोम प्रेजेंट होता है। देखो जो सैटेलाइट आरएनए होता है वो 3 तरीके का हो सकता है, बी टाइप, सी टाइप और डी टाइप। बी टाइप इंडिकेट करता है लार्ज सैटेलाइट आरएनए को, सी टाइप करता है स्मॉल लीनियर सैटेलाइट आरएनए को, डी टाइप करता है स्मॉल सर्कुलर सैटेलाइट आरएनए को। जैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी किया जाता है इसमें, कुकुम्बर मोजेक वायरस में ट्रांसजेनिक टोबैको को यूज़ किया गया अगेंस्ट कुकुम्बर मोजेक वायरस, और मॉलिकुलर स्टडीज़ में इनका काफ़ी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट अगेन एक बार फिर से माइकोवायरसेस की बात आई है। माइकोवायरसेस मतलब फंजाई को इन्फेक्ट करने वाले वायरस। हॉलिंग्स नाम के साइंटिस्ट ने 1948 में डिस्कवर किया था। कल्टिवेटेड मशरूम एग्रिकस बाइस्पोरस में रिपोर्ट किया था, और पर्टिकुलरली ये जो है ये डिजीज़ कोज कर रहा था उसके अंदर, एक्स डिजीज़। मेनली माइकोवायरसेस में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, लेकिन इनमें बाकी अदर जेनेटिक मटेरियल भी हो सकता है, जैसे कि हमने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पढ़ा था स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोशीरम में। इनकी शेप जो होती है वो स्फेरिकल होती है। इनका ट्रांसमिशन 2-3 तरीके से हो सकता है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन भी हो सकता है और वर्टिकल ट्रांसमिशन भी हो सकता है। देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है। हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज से दूसरी पर्टिकुलर सेम जनरेशन की स्पीसीज के अंदर जब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन है। जबकि एक पर्टिकुलर पेरेंट से उसकी प्रोजेनी के अंदर जब जेनेटिक मटेरियल जाता है तो हम उसको बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन हो रहा है। तो यहाँ पर भी माइकोवायरसेस का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो सकता है। देखो हाइफल एनास्टोमोसिस का क्या मतलब हो गया कि सेम पर्टिकुलर एक हाइफा से दूसरी हाइफा के अंदर जा रहा है, तो हाइफल एनास्टोमोसिस। जबकि डिसेमिनेशन ऑफ स्पोर का क्या मतलब हो गया कि स्पोर क्या हो गई, उस पर्टिकुलर फंगस की प्रोजेनी हो गई, तो यहाँ पर आ जाएगा वर्टिकल ट्रांसमिशन। मैग्नापोर्थियोराइजी जो है वो फर्स्ट फाइटोपैथोजेनिक फंजाई है जिसमें माइकोवायरस पाया गया था। इस मीन्स कि हम माइकोवायरस की हेल्प से मैग्नापोर्थियोराइजी को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैसे ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं जिनके अगेंस्ट इंपॉर्टेंट वायरसेस मिले हैं, जैसे राइस ब्लास्ट के अगेंस्ट MOV1 एंड MOV2, चेस्टनट ब्लाइट के अगेंस्ट CHV1, सीथ ब्लाइट के अगेंस्ट सीथ ब्लाइट जो कि राइस की एक इंपॉर्टेंट डिजीज है, राइजोक्टोनिया सैलानी से होती है, उसके अगेंस्ट राइजोक्टोनिया वायरस N2, ग्रे मोल्ड के अगेंस्ट BVF एंड BVX जो कि बोट्राइटिस सिनेरिया के कारण कोज होती है। नेक्स्ट आता है ट्रांसमिशन क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो कोई भी डिजीज के नेचर को बताने के लिए ट्रांसमिशन को समझना, ट्रांसमिशन को पढ़ना ज़रूरी है। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ का पता लगाने के लिए किस तरीके से वायरस मूव करता है नेचर में, इन सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए हमें वायरस के ट्रांसमिशन मोड का पता होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है, अभी हमने पढ़ा कि पर्टिकुलरली निमेटोड से भी ट्रांसमिट हो सकती हैं डिजीजेस, फंगस से भी हो सकती हैं, इंसेक्ट से भी हो सकती हैं। तो जो फंगल ट्रांसमिशन है वो फ्राई PR नाम के साइंटिस्ट ने 1958 में दिया था, जिसमें हम बेसिकली 3 तरीके की स्पीसीज पढ़ते हैं, ऑल्पीडियम, स्पोंजोस्पोरा और पॉलीमिक्सा। तो जो पर्टिकुलर स्पीसीज हैं अलग अलग तरीके की डिजीजेस को ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर बात करें तो जो ऑल्पीडियम है वो एक तो टोबैको नेक्रोसिस वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है, टोबैको नेक्रोसिस वायरस ऑल्पीडियम से, और लेट्यूस बिग वेन वायरस जो है वो भी ऑल्पीडियम फंगस से। और एक आता है व्हीट स्पिंडल स्ट्रीक मोजेक वायरस, पीनट क्लम्प वायरस, ये सारे जो हैं ये पॉलीमिक्सा ग्रेमिनिस नाम की फंगस से ट्रांसमिट होते हैं। तो इसीलिए हम इनको बोल सकते हैं कि ये सोइल बोर्न वायरसेस भी हैं। इसके अलावा जो स्पोंजोस्पोरा है तो उससे पोटैटो मॉप टॉप वायरस, हमने इनिशियल में भी डिस्कस किया कि था कि पोटैटो मॉप टॉप वायरस जो है, अब ध्यान रहे इसके ऑप्शंस जो हैं वो आपको थोड़े डिफरेंशियल मिल सकते हैं, जैसे पोटैटो टॉप मॉप दे दिया या पोटैटो मॉप टॉप, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसका नेम आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है निमेटोड से ट्रांसमिशन, तो हैविट टटाल ने दिया था, नो डाउट एक्टोपैरासाइट है जिम्फिनिमा इंडेक्स जो कि सोइल बोर्न फैन लीफ वायरस ऑफ ग्रेपवाइन को ट्रांसमिट करता है। अब देखो जो वायरस ट्रांसमिटेड जो निमेटोड्स होते हैं उनको 2 कैटेगरीज के अंदर, 2 टेक्सोनोमिक ग्रुप के अंदर डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज नेपो वायरसेस, सेकंड इज टोब्रा वायरसेस या फिर नेटो वायरसेस, इन्हें ही टोब्रा वायरसेस के नाम से जानते हैं। तो नेपो वायरसेस के अंदर जो आता है जैसे कि लोंजिडोरस और जिम्फिनिमा, जबकि टोब्रा वायरस या नेटो वायरसेस के अंदर आता है ट्राइकोडोरस और पैराट्राइकोडोरस, जैसे कि टोबैको रिटल वायरस काफी इंपॉर्टेंट है जो ट्राइकोडोरस से होता है, और पी अर्ली ब्राउनिंग वायरस जो कि ट्राइकोडोरस से ट्रांसमिट होता है, जबकि नेपो वायरसेस जो है वो ग्रेपवाइन फेन लीफ जो है जो कि जिम्फिनिमा से ट्रांसमिट होता है। इनका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है निमेटोड्स का वो नॉन परसिस्टेंट मैनर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड ट्रांसमिशन का क्या रोल है वायरस एपिडेमोलॉजी में। तो काफ़ी ज़्यादा
हम बोल सकते हैं कि इसको समझना, किसी नॉट ओनली सीड ट्रांसमिशन, जबकि किसी भी तरीके वायरस का ट्रांसमिशन किसी भी तरीके से हो रहा है उसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सीड ट्रांसमिशन तो जब हम एक कमोडिटी को दूसरे पर्टिकुलर कंट्री में भेज रहे हैं वहाँ पर भी ट्रांसमिशन का बहुत, इंटरनेशनल क्वारंटाइन के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है। तो सीड ट्रांसमिशन को समझना तो बहुत आवश्यक है। सीड ट्रांसमिशन जनरली नेपोवायरसेस में देखने को मिलता है निमेटोड्स के अंदर, जैसे कि पी सीड बोर्न मोजेक वायरस हो गया और बीन कॉमन मोजेक वायरस हो गया। नेक्स्ट आता है डिफरेंट मोड्स ऑफ सीड ट्रांसमिशन। तो आपको दो तरीके की चीज़ें याद रखनी है। एक तो देखो सीड कोट के ऊपर ट्रांसमिशन हो सकता है और दूसरा एम्ब्रियो ट्रांसमिशन। एम्ब्रियो ट्रांसमिशन को हम ट्रू सीड ट्रांसमिशन बोलते हैं, और जो पर्टिकुलर सीड कोट के ऊपर होता है उसको तो हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं HCl वगैरह का यूज़ करके। जैसे टोबैको मोजेक वायरस जो है वो एक्सटर्नली सीड बोर्न हो सकता है, एक्सटर्नली सीड के ऊपर, सीड कोट के ऊपर प्रेजेंट हो सकता है टोमेटो के अंदर, ध्यान रहे। और ट्रू सीड एम्ब्रियो का मतलब होता है कि ये पर्टिकुलर एम्ब्रियो तक अटैच रहेगा ये जो वायरस है ये, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सीड ट्रांसमिशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द सीड ट्रांसमिशन। तो अलग अलग तरीके के फैक्टर्स, जैसे वायरस कैसा है, वायरस का ट्रांसमिशन किससे हो रहा है, होस्ट प्लांट कौन सा है, उसकी वैरायटी कौन सी है, ये सारी चीज़ें जो है वो इफेक्ट कर सकती हैं पर्टिकुलरली वायरस के ट्रांसमिशन को। नेक्स्ट आता है कि क्रॉस प्रोटेक्शन क्या है। हमने पहले ही डिस्कस किया, क्रॉस प्रोटेक्शन जो है वो मैकनी नाम के साइंटिस्ट ने 1929 में दी थी और इन्होंने ही क्रॉस प्रोटेक्शन टर्म दी। अब ध्यान रहे, देखो इसमें क्या लिखा गया है कि सबसे पहले जो क्रॉस प्रोटेक्शन है वो किसके अगेंस्ट, TMV स्ट्रेन के अगेंस्ट यूज की गई थी। अब क्रॉस प्रोटेक्शन की एक मैकेनिज्म होती है। क्रॉस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म के अंदर जैसे 3-4 स्टेप्स सम्मिलित होती हैं, जिससे जनरली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। थ्योरेटिकल अगर कोई एग्जाम लिख रहे हैं तो वहाँ पर आपके क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। जैसे पहला है डिप्लेशन ऑफ होस्ट डिराइव्ड प्रिकर्सर, स्पेसिफिक वायरस एनकोडेड इनहिबिटर्स, जीनोम सिक्वेस्ट्रिंग बाय कोड प्रोटीन, जीनोम सिक्वेस्ट्रिंग बाय न्यूक्लिक एसिड एंड प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ द चैलेंजिंग वायरस। नेक्स्ट आता है कि किसी भी एक नए वायरस के स्ट्रेन को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए। देखो स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन जो शब्द है वो बेसिकली हम वायरस के अगेंस्ट यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वायरस में बहुत ज़्यादा म्यूटेशन कैपेसिटी प्रेजेंट होती है, तो वो बार बार अपनी जो पर्टिकुलर सीक्वेंसिंग है उसमें चेंज करता रहता है, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन यानी कि एक वायरस के वेरिएंट को बोला जाता है। उसको आइडेंटिफाई किस तरीके से किया जा सकता है कि शेप कैसी है, उसकी साइज़ कैसी है, उसका ट्रांसमिशन कैसा है, अमीनो एसिड का कंपोजिशन कैसा है, कोड प्रोटीन का कंपोजिशन कैसा है, इन सबको आइडेंटिफाई करके हम न्यू वायरस के स्ट्रेन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आर्किटेक्चर ऑफ द वायरसेस एंड कंपोजिशन ऑफ द वायरसेस क्या है। तो देखो बेसिकली तो हम बोलते हैं कि सिर्फ वायरस जो है वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है। जो बाहर का प्रोटीन कोट होता है उसे हम कैप्सिड बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वायरसेस हैं जैसे कि रेप्डो वायरस, जो कि सबसे लार्जेस्ट प्लांट वायरस है। रेप्डो वायरस और बनी विरिडी जो है उसमें लिपोप्रोटीन भी प्रेजेंट होती है, और कुछ जैसे रियो वायरस और रेप्डो वायरस है उनमें एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कुछ में कुछ डिफरेंट थिंग्स भी प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि काउपुई मोजेक वायरस 2 जो है उसमें भी एक पर्टिकुलर प्रोटीन सब यूनिट प्रेजेंट होती है। इसके अलावा हम बात करें न्यूक्लिक एसिड का कंपोजिशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पर्टिकुलर वायरस है जिसमें कौन सा पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो जैसे कोलिमो वायरस जिसमें कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस आता है, जिसे हम CAMV के नाम से लिखते हैं, उसमें डबल स्ट्रैंडेड DNA। जेमनी वायरस जिसमें 4 जेनेरा आते हैं, मेस्टेरो वायरस, कर्टो वायरस, बेगोमो वायरस जिसमें बीन गोल्डन मोजेक वायरस बेगोमो वायरस जेनेरा के अंदर आता है, उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड DNA एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। मोस्ट प्लांट वायरसेस जैसे टोबैको मोजेक वायरस, मोस्ट प्लांट वायरसेस का मतलब है अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ जो प्लांट वायरसेस होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल RNA प्रेजेंट होता है। डबल स्ट्रैंडेड RNA रियो वायरसेस के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसमें वुंड ट्यूमर वायरस आता है जो कि टेट्रापार्टाइड का एग्जाम्पल है। इसके अलावा वायरस की मॉर्फोलॉजी के आधार पर भी इसको डिवाइड किया जाता है, जैसे कि एन आइसोमेट्रिक हो सकते हैं यानी कि बुलेट शेप, और आइसोमेट्रिक हो सकते हैं यानी कि पॉलीहेड्रल। तो देखो सबसे पहले आता है रोड शेप। तो रोड शेप में आपको सबसे पहले टोबैको मोजेक वायरस को ही ध्यान रखना है, और दूसरा जो कि सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट है सिट्रस डिस्टेजा वायरस, उसकी साइज़ आपको ध्यान रखनी है 2000 × 10 नैनोमीटर। जबकि जो पर्टिकुलरली टोबैको मोजेक वायरस होता है उसकी साइज होती है 300 × 18 नैनोमीटर। फिर आइसोमेट्रिक पार्टिकल्स में लूटियो वायरस आते हैं, जिनमें आइकोसाहेड्रॉन प्रेजेंट होता है, जिसके 20 इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फेस होते हैं और 60 एसिमेट्रिकल यूनिट्स होती हैं। वायरस पार्टिकल विद मेम्ब्रेन्स में बेसिलिफॉर्म भी आती है और स्फेरिकल भी आती है, लेकिन आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो रखनी है कि रेप्डो वायरसेस के अंदर पर्टिकुलरली बुलेट शेप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यानी कि रेप्डो वायरस जो होते हैं उनके पार्टिकल की शेप कैसी होती है, बुलेट शेप की होती है। फिर आते हैं जेमिनेट पार्टिकल। जेमिनेट का मतलब ट्विन पार्टिकल,
होंगे यहाँ पर, जो दो आइकोसाहेड्रोन मोनोमर्स के थ्रू दो आइकोसाहेड्रोन मोनोमर्स वहाँ पर प्रेजेंट होंगे और दोनों आपस में जॉइंटेड रहेंगे, उन्हें बोला जाएगा जेमिनी वायरस, जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है, जिनकी साइज लगभग 25 से 30 नैनोमीटर होती है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें कि जेमिनी वायरस के बारे में, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी आती है कि जो जेमिनी वायरस है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वाली चीज़ें तो इसमें हो ही गई, बाकी जेमिनी वायरसेस जो हैं उनको सबसे पहले डिस्कवर जो है, अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो गुडमैन नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी, और जो जेमिनी वायरस टर्म है वो हैरिसन नाम के साइंटिस्ट ने 1977 के अंदर दिया था। नेक्स्ट आता है कि वायरस इन्फेक्शन साइकिल। तो ये देखो 4-5 स्टेप्स इसके अंदर सम्मिलित होती हैं, आपको देखना है। सबसे पहले तो वायरस की इनिशियल एंट्री। वायरस की इनिशियल एंट्री जो होती है वो पैसिवली होती है, जो भी वुंड्स बाहर वेक्टर्स वगैरह के थ्रू क्रिएट की जाती हैं वहाँ से वायरस की एंट्री होती है, कोई नेचुरल ओपनिंग से एंट्री नहीं होती है वायरस की। फिर वायरस जैसे ही एंटर कर गया तो वो अपने जीनोम की अनकोटिंग करेगा, यानी कि प्रोटीन कोड को हटाएगा और उसके बाद में न्यूक्लिक एसिड को रिलीज करेगा। थर्ड नंबर पे आता है एमआरएनए का प्रोडक्शन करेगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए बनेगा, फिर ट्रांसलेशन होगा यानी कि प्रोटीन बनेगी, उसके बाद में रेप्लिकेशन होगी इसकी मशीनरी से, और उसके बाद में जो वायरॉन की प्रोजेनी है जो है उसकी असेंबली होगी, यानी कि जो प्रोटीन अलग तरीके से रेप्लिकेट कर रही थी, जो एमआरएनए बन रहा था, वो दोनों आपस में आएंगे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में, और वहाँ पर असेंबली होगी। फिर मूवमेंट ऑफ वायरस होगा, और मूवमेंट ऑफ वायरस फ्रॉम सेल टू सेल ये एक एक्टिव प्रोसेस है। देखो दो चीज़ें ध्यान रखनी है, वायरस की जो एंट्री होती है वो एक पैसिव प्रोसेस है, जबकि मूवमेंट ऑफ वायरस जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, जबकि एंट्री ऑफ वायरस जो है वो एक पैसिव प्रोसेस है। शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट जो है वो वायरस सेल टू सेल करते हैं थ्रू द यूज़ ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा, और प्लाज्मोडेस्माटा की साइज़ जो होती है वो बेसिकली छोटी होती है, तो मूवमेंट प्रोटीन की हेल्प से जो वायरस हैं वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू मूव करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट के लिए ऑब्वियस सी बात है कि जो पर्टिकुलर फ्लोएम सीव्स होती हैं उनके थ्रू, और पर्टिकुलरली हम बोल सकते हैं कि जो मटेरियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन मटेरियल हम यूज़ करते हैं उनके थ्रू ये लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरसेस। तो अलग अलग तरीके का ट्रांसमिशन हो सकता है, आपको जस्ट एग्जांपल याद रखना है। जैसे मैकेनिकल का एग्जांपल बोला गया है तो मैकेनिकल में हमने पढ़ा है कि टीएमवी, तो आपको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, जैसे कुकुम्बर मोजेक वायरस और टोबैको मोजेक वायरस मैकेनिकल ट्रांसमिशन या सेप ट्रांसमिशन हम बोल सकते हैं के एग्जाम्पल हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में बात करेंगे तो कौन से, वेज ग्राफ्टिंग से सबसे ज़्यादा ट्रांसमिट होते हैं, ग्राफ्टिंग के थ्रू और बडिंग के थ्रू ये होता है। ये किसने बताया था? ईएफ स्मिथ ने बताया था। मोस्टली जो वायरसेस होते हैं वो ग्राफ्टिंग के थ्रू ही ट्रांसमिट होते हैं। अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन में किसी मेथड को बोला जाए ना तो ग्राफ्टिंग, और ग्राफ्टिंग में भी कौन सी, तो वेज। इसके अलावा सिट्रस ट्रिस्टिजा वायरस जो है वो वेजिटेटिव ग्राफ्टिंग से होता है। सिट्रस ट्रिस्टिजा वायरस की 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो क्रॉस प्रोटेक्शन इसमें सबसे पहले यूज़ किया गया था, एक ये सबसे लॉन्गेस्ट प्लांट वायरस है। इसके अलावा जो सिट्रस ट्रिस्टिजा वायरस है इसका पर्टिकुलरली जो इंडिकेटर होस्ट है वो कागजी लाइम होता है। सिट्रस ट्रिस्टिजा वायरस का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है वो होता है स्टेम पिटिंग। नेक्स्ट आता है डोडर या कस्कुटा। तो कस्कुटा से भी जैसे शुगर बीट कर्ली टॉप वायरस और कुकुम्बर मोजेक वायरस। पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कस्कुटा किस मैकेनिज्म के थ्रू या किस चीज़ का यूज़ करके, तो पर्टिकुलर होस्टोरिया का यूज़ करके ये दूसरे प्लांट्स के अंदर, जिसके ऊपर ये पैरासिटिक है, उन दूसरे प्लांट्स के अंदर इन्फेक्शन करने का काम करता है। नेक्स्ट है आता है सीड। अप्रोक्सीमेटली 18% ऑफ जो वायरसेस हैं, ये नंबर आपको ध्यान रखना है, 18% प्लांट वायरसेस सीड के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है टोबैको मोजेक वायरस इन टोमेटो सीड्स, और जो ट्रू एम्ब्रियो सीड का एग्जांपल है सोयाबीन मोजेक वायरस। पोलन के थ्रू भी हो सकते हैं ट्रांसमिट, और अगर हम जैसे वायरोइड की बात करें तो ये तो होते ही पोलन वगैरह के और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू ट्रांसमिट है। तो पोलन के थ्रू अगर वायरस की बात करें तो पोलन से प्रून ड्वार्फ वायरस, प्रूनस नेक्रोटिक रिंग स्पॉट वायरस और टोबैको स्ट्रीक वायरस। नेक्स्ट है इंसेक्ट और माइट। देखो मोस्टली जो होते हैं 55% इंसेक्ट से ट्रांसमिट होने वाले जो पर्टिकुलर वायरसेस हैं उनमें से 55% जो होते हैं वो एफिड से ट्रांसमिट होते हैं। और ये जो सकिंग इंसेक्ट हैं ये होमोप्टेरा ऑर्डर के होते हैं, जैसे कि एफिड हो गया, वाइट फ्लाई हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एफिड से में बीन कॉमन मोजेक वायरस आता है जिसमें परसिस्टेंट नॉन परसिस्टेंट तरीके से ये करता है, बाकी परसिस्टेंट तरीके से पी एनेशन मोजेक वायरस और सेमी परसिस्टेंट में बीन येलो वायरस जो हो गया। ये सारे एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। माइट में एक ही इंपॉर्टेंट है और थ्रिप्स में भी एक ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये दोनों याद रखने हैं। माइट में जैसे व्हीट स्टिक मोजेक वायरस और थ्रिप्स में टी से टी याद रख सकते हैं, थ्रिप्स टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस विच इज TSWV। निमेटोड में हमने पढ़ लिया कि नेपू और नेटू होते हैं।
अलग अलग तरीके से ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। फंगस में भी हमने पढ़ लिया कि ऑल्पीडियम होगा, या तो पॉलीमिक्सा होगा, या तो स्पॉन्जोस्पोरा होगा। तो तीनों ही तरीके का आपको याद रखने हैं। पॉलीमिक्सा के अंदर पर्टिकुलरली बार्ली येलो मोजेक वायरस आ गया। व्हीट स्पिंडल स्ट्रीक मोजेक, देखना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये व्हीट स्पिंडल स्ट्रीक मोजेक है जो कि पॉलीमिक्सा से हो रहा है, और वो व्हीट स्ट्रीक मोजेक है जो कि माइट के थ्रू हो रहा है। वायरस वेक्टर रिलेशनशिप की बात करें तो हम सारी चीजें यहाँ पर देख चुके हैं। नॉन परसिस्टेंट स्टाइलेट बॉन्ड भी बोला जाता है इसको, सेमी परसिस्टेंट जिसको फोरगट बॉन्ड भी बोला जाता है। नॉन परसिस्टेंट और परसिस्टेंट जो टर्म है वो वॉटसन एंड रॉबर्ट्स ने 1939 में दी थी, जबकि सेमी परसिस्टेंट जो टर्म है वो पर्टिकुलर सिल्वेस्टर ने दी थी। सेमी परसिस्टेंट में कोई लेटेंट पीरियड नहीं होता है। बेसिकली मोल्टिंग के बाद में जो वेक्टर्स होते हैं वो ट्रांसमिट करने की एबिलिटी को खो देते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है सिट्रस डिस्टिजा वायरस, ये आपको काफी इंपॉर्टेंटली याद रखना है। परसिस्टेंट सर्कुलेटिव का मतलब है कि मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, सिर्फ पूरी बॉडी के अंदर वेक्टर की मूव करते रहते हैं वायरस। इनका जो एक्विजिशन पीरियड होता है, फीडिंग पीरियड होता है, वो मिनट्स टू कुछ आवर्स का होता है, और इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स आते हैं लाइक एफ फिडली, फोपर एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है परसिस्टेंट प्रोपोगेटिव, जिसमें आपको 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, लेट्यूस नेक्रोटिक येलो वायरस और वुंड ट्यूमर वायरस। और दूसरी चीज़ कि ये जो होते हैं ये ऐसे वायरस वेक्टर के इनसाइड बॉडी में भी रेप्लिकेशन कर जाते हैं। इनका लॉन्गर एक्विजिशन पीरियड होता है, जैसे कि कुछ आवर्स टू कुछ डेज। नेक्स्ट आता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन। देखो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉलर एंड मिल्स्टीन ने 1975 में दिया था। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पर्टिकुलरली एंटीजन डिटर्मिनेंट होते हैं या एपिडेम होते हैं, जो कि स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए, इसीलिए इसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नाम दिया जाता है, जिसके लिए एक मीडियम यूज़ किया जाता है जिसे हम हेट मीडियम बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपोजेंथिन अमाइनोप्रिन थाइमिन, ये पर्टिकुलर। और उसके बाद में जो हाइब्रिड सेल होती है, देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली एक माइसीलियम सेल लेते हैं, एक लीवर की सेल लेते हैं, उनको दोनों को ग्रो करवाते हैं एक ही जगह एक साथ में, तो कुछ जो सेल्स होती हैं वो जॉइंट हो जाती हैं, एक हाइब्रिड बना लेती हैं। उसके बाद में जब हम इसे हेट मीडिया के ऊपर ग्रो करवाते हैं तो सिर्फ हाइब्रिड सेल्स या हाइब्रिडोमा सेल्स ही उस हेट मीडिया के ऊपर ग्रो होती हैं, बाकी सारों को रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद में क्लोनिंग ऑफ सेलेक्टेड हाइब्रिडोमा सेल कर लेते हैं इन विट्रो के अंदर, एंड देन ये एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रिपेयर हो जाती हैं, उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट आता है राइट शॉर्ट नोट और नॉन केमिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट वायरस डिजीजेस। तो जो मोस्ट कॉमन प्रैक्टिसेस हैं वायरस को कंट्रोल करने के लिए, वो देखो, एक तो बैरियर क्रॉप। बैरियर क्रॉप हम वायरस के लिए नहीं लगा रहे हैं, वायरस को ट्रांसमिट किए जाने वाले वेक्टर के लिए लगा रहे हैं, जैसे इंपॉर्टेंटली एफिड के लिए। फॉर एग्जाम्पल बार्ले को हम अगर बैरियर प्लांट के रूप में यूज करते हैं कॉलीफ्लावर के सीड बेड में, तो ये कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस को 80% तक रिड्यूस कर सकता है। इसके अलावा रिफ्लेक्टिव मल्चेस, यानी कि जो वेक्टर्स को दूर भगाए, जैसे एफिड और थ्रिप्स को कंफ्यूज करके उनको, जैसे सिल्वर रिफ्लेक्टिव मल्चेस को हम कुकुम्बर में ही यूज करते हैं अगेंस्ट कुकुम्बर मोजेक वायरस के अगेंस्ट। कुछ ऑयल स्प्रे को भी यूज किया जा सकता है और कुछ बायोलॉजिकल कंट्रोल को भी यूज किया जा सकता है, कुछ प्रीडेटर्स को यूज कर सकते हैं, जैसे एफिड वेक्टर ऑफ बार्ले येलो ड्वार्फ वायरस हैज बीन कंट्रोल यूजिंग नेचुरल प्रीडेटर्स, जैसे कि इंसेक्ट एफिडिविस इरवी। ये था हमारा कंप्लीट रिवीजन जो पर्टिकुलर प्लांट पैथोलॉजी फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स बुक है, मनोज कुमार यादव सर की जो बुक है उससे पर्टिकुलरली। तो हमारा क्वेश्चन से निकल के आते हैं कि सबसे पहला तो हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, दूसरा हमें वायरस के केस में वायरसेस के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा वायरस मोनोपार्टाइट है, बाईपार्टाइट है, ट्राईपार्टाइट है, कौन से वायरस की पर्टिकुलर शेप कितनी है, उसकी साइज कितनी है, उसका जेनेटिक मटीरियल या जीनोम कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो किस तरीके से ट्रांसमिट किया जाता है वेक्टर के थ्रू, परसिस्टेंट तरीके से, नॉन परसिस्टेंट तरीके से। तो ये सारी चीजें जहां से मेजर क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर किसी वीडियो लेक्चर के अंदर हम बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी, इन सब के बारे में भी कंप्लीट रिवीजन क्लासेस लेंगे। इसके अलावा एक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे आज के टाइम में ऐसे सिंपली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो चुके हैं। अब पूछा जाता है कि लाइक आप पर्टिकुलर जैसे एंडोस्पोर है तो एंडोस्पोर की स्टेनिंग के लिए आप कौन सा स्टेन यूज़ करते हैं, फाइटोप्लाज्मा के लिए जैसे हमने पढ़ा था डापी स्टेन यूज़ करते हैं, तो फाइटोप्लाज्मा के लिए कौन सा स्टेन यूज़ करते हैं, पर्टिकुलरली फाइटोप्लाज्मा से होने वाले डिजीजेज कौन कौन से हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको रिकॉल करना है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल है तो वो किसकी वजह से होता है, फाइटोप्लाज्मा की वजह से होता है। लेकिन अब ये नहीं पूछा जाता क्योंकि हमें पता है कि फाइटोप्लाज्मा जो है वो जनरली लीफ होपर के द्वारा ट्रांसमिट होता है। अगर हम 2 एग्जाम्पल्स को छोड़ दें
वो दो एग्जाम्पल्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एक तो एपल प्रोलिफरेशन और एक पियर डिक्लाइन। पियर डिक्लाइन जो है वो तो पी से आप साइला याद रख सकते हैं, पियर डिक्लाइन तो साइला के थ्रू ट्रांसमिट होता है, और एपल प्रोलिफरेशन जो है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसके अलावा जो मोस्टली हैं वो लीफ होपर के द्वारा ही ट्रांसमिट होते हैं। लेकिन आजकल क्वेश्चन पूछा जाता है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो ट्रांसमिट होता है किसी इंसेक्ट वेक्टर के थ्रू, तो उस लीफ होपर का आप साइंटिफिक नेम बताइए, यानी कि आपको हिसिमिनस फाइसिटिस जो है उसका साइंटिफिक नेम बताना है। तो इस तरीके से भी आपको प्रिपेयर होना है फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस।